जी, आज जिस मौजू के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिस टॉपिक के लिए, जिस बात के लिए, जिस ख्याल के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, रिसर्च ये कहती है ये मौजू हर इंसान के दिल में पैदा नहीं होता। ये मौजू हर इंसान के दिल में पैदा नहीं होता। दुनिया के 99% लोग अपनी ज़िंदगी इस मौजू के बगैर गुजार जाते हैं। दुनिया के 99% लोग अपनी ज़िंदगी इस मौजू के बगैर गुजार जाते हैं। सिर्फ़ 1% लोग ऐसे होते हैं, तहकीक ये कहती है, रिसर्च ये कहती है, सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये मौजू होता है, जिनके पास ये ख्याल होता है, जिनके पास ये बात होती है। कमाल देखिएगा, यही 1% लोग दुनिया में तरक्की करते हैं, यही 1% लोग दुनिया में कामयाब होते हैं। कमाल देखिएगा, दुनिया के 99% लोग इन 1% वाले लोगों के काम करते रह जाते हैं। अगर वो बात, वो क्वेश्चन आपके पास है, अगर वो ख्याल आपके पास है, अगर वो टॉपिक, अगर वो मौजू आपके पास है, फिर दुनिया के 99% लोग आपके क्या करते रह जाएंगे? वो आपके काम करते रह जाएंगे, वो आपके मुलाजिम बन जाएंगे। अगर वो मौजू आपके पास है, फिर दुनिया के 99% लोग आपके क्या करते रह जाएंगे? वो आपके क्या बन जाएंगे? वो आपके मुलाजिम बन जाएंगे। वो बात, वो मौजू क्या है जिसके लिए आज मैं अपने भाइयों की, अपने स्टूडेंट्स की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ? वो बात, वो मौजू है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद है? उस माल के कायनात ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? यहाँ पे हमारा आने का क्या मकसद है? जी बेटा, दो कहानियाँ, दो स्टोरियाँ आपके सामने से गुजरनी है, आप लोगों ने देखना है आपकी लाइफ किस स्टोरी में आती है। पहली कहानी, आज से कुछ साल पहले मेरे पास एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, 11वीं क्लास का स्टूडेंट आया। मैंने उससे पूछा, भाई आपकी लाइफ का मकसद क्या है? आपकी लाइफ का टारगेट क्या है? आप क्यों मुझसे स्टडी हासिल करना चाहते हैं? आप मुझसे क्यों इल्म लेना चाहते हैं? आप मुझसे क्यों स्टडी के लिए आए हैं? यकीन करें, माफ़ी के साथ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कहता, सर पता नहीं। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, उसके पास अभी तक लाइफ का कोई मकसद, लाइफ का कोई टारगेट नहीं है। ये पहली कहानी है। सेकंड कहानी, सर मैंने किसी स्कूल में सेशन किया है, सेशन के दौरान एक बच्चा उठता है, कहता है सर मेरी भी लाइफ के कुछ मकासद हैं, मेरी भी लाइफ का मकसद है। मैंने उससे कहा, भाई बेटा आपकी लाइफ का क्या मकसद है? कहता सर जैसे कायद इकबाल इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर आज भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। मैंने कहा, भाई बेटा आप ऐसे कौन से काम करेंगे आप भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रह सकें? कहता सर मैं कुछ इदारे बनाऊँगा जहाँ पर लोग आएँ उनका मुफ्त इलाज हो। कहता सर मैं कुछ इदारे बनाऊँगा जहाँ पर लोग आएँ उनको मुफ्त तालीम मिले। ये सेकंड कहानी है। इसके साथ छोटी सी और कहानी, मैंने किसी स्कूल में सेशन किया है, सेशन के दौरान एक 1 क्लास का बच्चा उठता है, कहता सर मेरी भी लाइफ का एक मकसद है, मेरी भी लाइफ का एक टारगेट है। मैंने कहा, बेटा आपकी लाइफ का क्या मकसद है? आपकी लाइफ का टारगेट क्या है? कहता सर मैं फौजी बनना चाहता हूँ और कश्मीर को आज़ाद करना चाहता हूँ। सर मैं इस वजह से कश्मीर को आज़ाद करना चाहता हूँ ताकि वहाँ के लोग भी, कहता सर मैं कश्मीर को इस वजह से आज़ाद करना चाहता हूँ। सर मैं फ़ौजी बनना चाहता हूँ, वो कश्मीर को आज़ाद करना चाहता हूँ। मैं इस वजह से कश्मीर को आज़ाद करना चाहता हूँ ताकि वहाँ के लोग भी बग़ैर किसी डर के नमाज, ताकि वहाँ के लोग भी बगैर किसी डर के नमाज़ पढ़ सकें, ताकि वहाँ के लोग भी ऐसे ज़िंदगियाँ गुजार सकें, ताकि वहाँ के लोग भी दुरूद पाक पढ़ सकें। ये बेटा दूसरी कहानी है। मुझे बताएं आपकी लाइफ किस स्टोरी में आती है, पहली में या दूसरी में? मेरे भाई किस में आती है? यहाँ से आवाज़ आ रही, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं उनकी लाइफ तीसरी कहानी में आती है, वो पता नहीं कौन सी है। बेटा आपकी लाइफ किस स्टोरी में आती है? मेरे भाई किस में आती है? दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 3 सवाल सबसे अहम सवाल हैं। मैं कौन हूँ? मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? वो कौन सा काम है जिसको करके मैंने इस दुनिया से जाना है? वो काम, वो पर्पज़ आपने ढूंढना है कि इस दुनिया में मेरा आने का क्या मकसद है। अगर वो आप पर्पज़ तलाश कर लेते हैं, फिर दुनिया के 99% लोग आपके क्या करते रह जाएंगे? मेरे भाई वो आपके क्या करते रह जाएंगे? वो आपके मुलाजिम बन जाएंगे, वो आपके काम करते रह जाएंगे। 99% लोगों की निगाहें आपकी तरफ होगी। एक बच्चा यहाँ से गुजरेगा, 99% कहेंगे सर क्या आप मुझे भी अपनी फर्म में रखेंगे? क्या आप मुझे भी अपने काम में रखेंगे? अगर आपके पास ये मौजू है कि मैं किस लिए हूँ, मेरी लाइफ का मकसद
मकसद क्या है। हर चीज़ का एक मकसद है, मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। अगर वो तलाश कर लेते हैं, 99% लोग कहेंगे सर क्या आप मुझे अपने काम में रखेंगे, क्या आप मुझे अपना मुलाजिम बनाएंगे। मुख्तार मकसूद साहब फरमाते हैं वो कौमें, वो लोग यतीम होते हैं जिनका अपनी हिस्ट्री के साथ, जिनका अपने हीरोज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो यतीम होते हैं। ग़ज़वा बदर, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग कर रहे हैं, जंग के दौरान एक काफिर, उनके तलवार की ज़रब उनके बाजू पे लगी। अब जो उनका बाजू है मुकम्मल तरह से जिस्म से अलग नहीं हुआ, वो जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है, जिस्म के साथ अटका हुआ है। जो वो सहाबी जब जंग कर रहे हैं, वो सहाबी जब काफिर के साथ जंग कर रहे हैं, वो जो बाजू मुकम्मल तरह से कटा नहीं है, वो उनके पर्पज़ में, वो उनके मकसद में रुकावट बन रहा है। वो कहते हैं यार ये जो मेरा बाजू है, ये जो मेरा बाजू है जो मुकम्मल तरह से कटा नहीं है, मेरे मकसद को पूरा करने में, मेरे पर्पज़ को पूरा करने में रुकावट बन रहा है, मैं इसका क्या करूँ। कुर्बान जाए वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जो मकसद को पूरा करने में, जो पर्पज़ को पूरा करने में रुकावट बन रहा था, वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, उस बाजू को लिया, अपने पाँव के नीचे रखा, ऐसे कुचला नीचे फेंक दिया। उन्होंने कहा आप मेरे मकसद में, आप मेरे पर्पज़ में रुकावट मार रहे थे, एक साइड पर हो जाएं। ग़ज़वा बदर, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूरें खा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में आए, अर्ज़ की हुज़ूर अगर मैं जंग में जाऊँ, जंग में मालिक की राह में लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊं, क्या मैं जन्नत में चले जाऊंगा। आपने फरमाया हाँ तुम जन्नत में चले जाओगे। उस सहाबी ने वो जो खजूरें खा रहे थे वो उस थाल को ऐसे फेंका और मैदान जंग में लड़ते लड़ते मैदान जंग में चले गए, लड़ते लड़ते उसकी राह में शहीद हो गए। जब आपका मकसद, जब आपका पर्पज़ डिफाइन हो जाए, सामने मकसद होता है, यहाँ पे आप होते हैं, मकसद आपको कहता है आपने मुझे अचीव करना है, मकसद आपको कहता है आपने मुझे, मकसद आपको कहता है आपने मुझे अचीव करना है। सर कुछ दिन पहले मेरे एक स्कूल में सेशन था, मैं सेशन करके निकला हूँ। जब सेशन करके निकला हूँ सर, सामने एक गाड़ी आई है। जब वो गाड़ी आई है, मैं बाइक पे हूँ, उसने अचानक ना अपनी कार रोकी है। मैंने अपनी बाइक को कंट्रोल किया है, नीचे था पानी, मेरी बाइक स्लिप हो गई, मेरा मोटरसाइकिल स्लिप हो गया। स्लिप होने के बाद मैं गिरा हूँ उस रोड पे गिरने के बाद काफ़ी मुझे वहाँ पे नुकसान हुआ। जो मेरी पैंट थी सर मुकम्मल तरह से ऐसे फट गई और यहाँ पे ना एक चोट लग गई, काफ़ी चोट लगी, अब ब्लीडिंग हो रही है। मैंने किसी अगले स्कूल में जाना है, वहाँ पे 2000 स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैंने जाकर लेक्चर डिलीवर करना है। मैंने कहा यार अब मज़ा आना है, जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ। वो सहाबी ने अपनी ऐसे बाजू को अपने जिस्म से अलग कर दिया। अब मैं देखता हूँ मुझ में मोटिवेशन क्या है। यकीन करें मैंने मालिक की तरफ ऐसे नज़र की, मैंने अर्ज़ किया बारी ताला आज लगता है मेरी आजमाइश है, आज मेरा इम्तिहान है। सर यकीन करें आप लोगों की दुआ से मैंने क्या किया, मैं जहाँ पे स्कूल जाना था वो 10 से 15 किलोमीटर दूर था। मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे जाकर मैंने क्या किया, वहाँ पे जाकर मैंने बक्सुए वो खरीद कर मैंने क्या किया, अपनी पैंट ऐसे लगाने के बाद इससे पैंट को साफ़ किया, ब्लीडिंग को साफ़ किया, ऐसे अपना बैग आगे रखा प्रिंसिपल के ऑफिस। उस बंदे को ये पता ही नहीं चला कि इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, इतनी ब्लीडिंग हुई है, ये यहाँ पे पहुँच गया है। यकीन करें जब आपका मकसद, जब आपका पर्पस डिफाइन हो जाए, सामने मकसद होता है, यहाँ पे आप होते हैं, मकसद आपको कहता है मुझे आपने अचीव करना है, मकसद आपको कहता है आपने मुझे अचीव करना है। सर यकीन करें जब मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ रहा था, मैंने एक दुआ मांगी थी, मैंने दुआ मांगी थी 2018 में, मैंने दुआ मांगी थी ऐ बारी ताला जब तक मेरी सांस में सांस है, मेरे साथ ये जुमला रिपीट करें, जब तक मेरी सांस में, मैंने कहा है बारी ताला मैं जो भी हूँ, खोटा सिक्का हूँ, नालायक शख्स हूँ, जब तक मेरी सांस में सांस है ऐ बारी ताला मैंने तेरे इन बंदों का पैगाम तेरे बंदों तक पहुँचाना है, मुझे कोई रिसोर्स दे दे, कोई तरीका दे दे। मुझे नहीं समझ लगी यार वो मेरी जो दुआ थी वो कैसे पूरी हो रही है। यकीन करें किसी उस्ताद की दुआ है, मैंने वहाँ पे सोते हुए ख्वाब नहीं देखा, जागते हुए ख्वाब देखा। मैंने कहा यार मैंने ये करना है। यकीन करें मुझे नहीं समझ लग रही अल्लाह की ज़ात पाक कैसे रास्ते, कैसे रिसोर्स बना रहे हैं। मुझे यही पता है जब आपका मकसद डिफाइन हो जाए, सामने मकसद होता है, यहाँ पे आप होते हैं। इसमें लास्ट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काबा शरीफ का तवाफ़ छोड़ दिया है। ये जो मेरे यहाँ पे असातिज़ा उनकी नज़र जुमला करने लगा हूँ, आपने काबा शरीफ का तवाफ़ छोड़ दिया है, हज को छोड़ दिया है। आपको पता चल गया यजीद ने कुछ साथी भेजे हैं, वो वहाँ पे मुझे नौज़ बिल्ला शहीद करना चाहते हैं। आपने कहा कहीं काबा शरीफ की हुर्मत पामाल ना हो जाए, काबा शरीफ की हुर्मत पामाल ना हो जाए, मैं यहाँ से निकलूँ। आप वहाँ से कोच कर गए। जब आप कुफा और काबा शरीफ के दरमियान पहुँचे, आपको एक शायर मिला,
जो शायर मिला, आपने कहा कुफा के हालात क्या हैं। उसने अर्ज़ की हुजूर आप वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ कुफा के जो लोग हैं उनके दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें यजीद के साथ है। अगर आप वहाँ पे गए, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इवन एक 6 माह का बच्चा है, वो ख़वातीन है, अगर आप वहाँ पे गए आपके साथ जुल्म हो जाएगा। अब इमाम को यहाँ पे एक और ख़बर मिली कि मेरा भाई जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम वो भी शहीद हो गए हैं, साथ उनके 2 बच्चे भी शहीद हो गए हैं। अब इमाम यहाँ पे है कि सामने मेरा मकसद है, वो मुझे नज़र आ रही, वहाँ पे मौत है, मैं क्या करूँ। इमाम ने सारी चीज़ें छोड़ दी, उस शायर का मशवरा छोड़ दिया, इमाम अपनी मंजिल पे पहुँचे। इमाम को पता था अगर मैं ना वहाँ पहुँचा, जो इस्लाम का असल चेहरा है वो ऐसे छुपा लिया जाएगा। मैंने वहाँ पर पहुँचना है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो आज अजानें हो रही हैं, जो आज मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, जो आज दीन फैल रहा है, वो इमाम की वजह से। इमाम पहुँचे हैं लास्ट, इसमें 9वें मुहर्रम की रात है। इमाम ने क्या किया, आपने शहजादे को फरमाया आप जाएं, जाकर जो चिराग है गुल कर दें। उन्होंने वो चिराग बुझा दिया। आपने अपने साथियों को कहा मैं सबसे राज़ी हूँ, जो साथी जाना चाहे मैं उससे राज़ी हूँ, वो जा सकता है। जब साथियों ने वो दोबारा वो चिराग को बुझाया, वो जो साथी दूर दूर थे वो पास आ गए। उन्होंने कहा हुजूर कल हम उस माल के कायनात को क्या चेहरा दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, हमने इमाम का साथ छोड़ दिया। सबको पता है कल हमारी मौत है, सबको पता है कल हमारी मौत है, मगर उनके मकसद डिफाइन हो चुके हैं। आप सोचें यार, इमेजिन करें कल आपको पता हो मेरी मौत है, आप क्या करेंगे वहाँ पे। आपके सारे साथी, आपके बेटे शहीद हो चुके हैं, आपको जितने भी जख्म आए हैं, इमाम पाक को जितने भी जख्म आए हैं, सारे फ्रंट पर आए हैं। आप सजदे पे जा रहे हैं, वो जो यजीद उसका कोई चेला आपको शहीद करने लगा है, आपने कहा रुक जाएं, एक काम मुझे कर लेने दें। सारे ज़ख्म आपको फ्रंट पे आए हैं, आप सजदे पे गए हैं, आपने अर्ज़ किया है बरतला कोई कमी रह गई हो, बरतला कोई कमी रह गई हो मुझे माफ़ करना, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है, हक अदा ना हुआ। जब भाई सामने मकसद आपका हो, यहाँ पे आप होते हैं, मकसद आपको कहता है मुझे आपने अचीव करना है, मकसद आपको कहता है मुझे आपने अचीव करना है। यहाँ पे जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ हैंड रेज कीजिएगा। 6 क्लास स्टूडेंट्स प्लीज़ हाथ खड़ा करें। 6 क्लास के स्टूडेंट्स, थैंक यू भाई। सर मैं इस क्लास में था, थैंक यू। मैंने एक दिन अपना पर्सनल ऑडिट किया, मुहासबा किया कि मुझे कितना आता है, मैं कितना लायक हूँ। सर मैंने लिखने की कोशिश की, सिर्फ अपना नाम लिख पाया या अपने वालिद साहब का नाम लिख पाया। मैं शायद उस टाइम इतना नालायक था, शायद आज भी नालायक हूँ। सर मैंने वो स्कूल छोड़ा है, नए स्कूल में एंटर हुआ हूँ। जब नए स्कूल में एंटर हुआ हूँ, एक लिस्ट लगी हुई है कि फ़लाँ स्टूडेंट ने इतने नंबर हासिल किए हैं, फ़लाँ स्टूडेंट ने इतने नंबर हासिल किए हैं। मैंने कहा यार अगर ये ले सकते हैं मैं भी, सर मैंने पर्पस बनाया कि मेरा नाम भी यहाँ पे आएगा। सर अब मैं रात को 3-3 बजे उठता हूँ, पूरी रात जागता हूँ कि मेरा नाम यहाँ पे आएगा। यकीन करें एक रात ऐसी आई, मैं था या वो था, मैं था, ऐसे इशारा करें भाई, मैं था या माल के कायनात थे। अगले दिन किसी साइंस सब्जेक्ट का पेपर था, मैं उठा हूँ, मेरे आधे सर में दर्द हो रही है। मैंने कहा यार अगले दिन केमिस्ट्री का पेपर है, मैं क्या करूँ। सर मैंने क्या किया, एक चादर लेकर ऐसे बांध ली, आधे सर में दर्द हो रही है, ऐसे बांध लिया, मैं ऐसे अब मेहनत कर रहा हूँ। यकीन करें पेपर्स आते हैं, मैं पेपर्स देता हूँ, रिज़ल्ट का वेट करता हूँ, मेरा नाम वहाँ पे होता है। थॉट्स बिकम थिंग्स, जो इंसान सोचता है वो होता है, जो इंसान सोचता है वो होता है। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं जो तेरा ख्याल है वही तेरा हाल है, जो तेरा ख्याल है वही तेरा। अगर हम अपने ख्याल को तलाश कर लें, फ्यूचर हमारे सामने। आपने एक मूवी देखनी है, मूवी का नेम द सीक्रेट, मूवी का नेम द सीक्रेट, रोना बैरन की मूवी है। उसमें ये चीज़ डिफाइन की गई है जो इंसान सोचता है वो कैसे होता है। जनाब कासिम अली शाह साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, आपने मूवी रिकमेंड की है कि बेटा ये मूवी देखें। मैंने रात के 12 बजे मूवी देखी है, 12 बजे के करीब मैंने क्या किया, अपनी पर्सनल डायरी ली, अपनी पिक्चर ड्रा कर दी और सामने आप लोगों की तस्वीर बना दी। मैंने कहा आज के बाद इंशाल्लाह मैं इस काम में जाऊंगा, इंशाल्लाह आज के बाद मेरा पैशन ये होगा, आज के बाद मेरा प्रोफेशन ये होगा, मैं लोगों को जाकर बात बताऊंगा। ऐसे मैंने तस्वीर ड्रा की हुई है, हाथ में मेरे माइक है, सामने आप लोगों की तस्वीर है। यकीन करें मुझे नहीं समझ लगी उस माल के कायनात ने कैसे रिसोर्स बनाए, आज वो तस्वीर रियल हो रही है, आज वो तस्वीर
आज वो तस्वीर हकीकत हो रही है। जो इंसान सोचता है वो होता है, जो इंसान सोचता है। भाई अगर आपके पास भी कोई मकसद है, अगर आपके पास भी कोई टारगेट है, इंशाल्लाह वो मकसद आपका, इंशाल्लाह वो मकसद आपका, हाँ अगर वो मकसद इनके लिए है, अगर वो मकसद इस वतन अजीज़ के लिए है, अगर वो मकसद सबसे बढ़कर इस्लाम के लिए है, इंशाल्लाह आपका वो मकसद लाजमी पूरा होगा। मुझे बताएं, पाकिस्तान बना है 47, कायद का विसाल हुआ है 48, कायद का विसाल हुआ है 48। कायद के मकसद ने उनकी हिफाजत की, कायद के मकसद ने उनके मकसद ने उनकी हिफाजत की। एक जंग हो रही है, जंग में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में वहाँ पे तशरीफ़ फरमाया। उन्होंने कहा यार अगर हम ये दीवार पार कर लें हम ये जंग जीत जाएंगे। अब उनके पास वो दीवार पार करने के लिए कोई रिसोर्स, कोई तरीका नहीं है। एक सहाबी कहते हैं यार आप मुझे नेज़ों पे उछालें, मैं दूसरी तरफ चले आऊँगा, हम ये जंग जीत जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे तो आपको मौत आ जाएगी, ऐसे तो आपको, उन्होंने कहा मुझे मौत नहीं आएगी। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया था आप फलां मुल्क के गवर्नर बनेंगे, इतने अमीर होंगे, उसके बाद आपको मौत आएगी। दुबले पतले हैं, आपको नेज़ों पे उछाला जाता है, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो लोग एक बार आप पे हमला करते हैं, आप भी इससे निकलते हैं, जाकर किले का दरवाज़ा खोल देते हैं। अगर आपके पास कोई मकसद है, वो मकसद आपकी हिफाजत करेगा। भाई आज एक दुआ हमने मालिक से मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, क्या खाना पीना सो जाना मेरा मकसद है? ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, फिर मुझ में और जानवर में क्या फ़र्क हुआ? जी भाई सबके हाथ ऐसे हों, बॉडी उनकी स्टिल हो, आंखें उनकी बंद हो, ऐसे इल्तिजा करें कि अल्लाह ताला मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। दिल में एक टाइम ऐसा आता है जब आप मालिक से कुछ मांगते हैं, कबूल हो जाता है। जी बेटा जो यहाँ पे मौजूद हैं सबकी आंखें बंद हों, बॉडी उनकी स्टिल हो। सबसे पहले मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी आंखें बंद हैं। जी बेटा सबसे पहले आप अपनी माँ को सोचें, अपनी मदर को सोचें, अपनी वालदा को सोचें। जी बेटा आपको आपकी माँ नज़र आ रही हैं? जी बेटा आपको आपकी माँ नज़र आ रही हैं? अब आप अपनी वालदा को मुस्करा कर देखें। हदीस पाक में आता है जब आप अपनी वालदा को मुस्करा कर देखते हैं आपको मकबूल हज का सवाब मिलता है। मुझे ये बताना है भाई आपके माइंड में ये लिखा नज़र आ रहा है माँ या उनकी तस्वीर नज़र आ रही है? बेटा आपके माइंड में तस्वीर नज़र आ रही है, लिखा नज़र आ रहा है माँ? बेटा तस्वीर नज़र आ रही है? बेटा बाज एक तस्वीर ड्रा करें, उस माल की कायनात की खिदमत में अर्ज़ करें अल्लाह ताला मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? क्या खाना पीना सो जाना मेरा मकसद है? ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, फिर मुझ में और जानवर में क्या फ़र्क हुआ? अल्लाह ताला मुझे एक मकसद दे दे, एक टारगेट दे दे, मेरा हर कदम, मेरा हर सांस, मेरा हर लम्हा आपके लिए हो। आपके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हो। अल्लाह ताला मुझे एक मकसद दे दे, एक टारगेट दे दे। शेख सादी शराजी फरमाते हैं जब मैं मालिक से मांगता हूँ अपनी औकात के मुताबिक मांगता हूँ, जब मेरा मालिक मुझे देता है अपनी शान के मुताबिक देता है। बेटा आज उस माल की कायनात से एक मकसद मांगें कि अल्लाह ताला मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। 1996 क्लास में एक टीचर लाइफ का मकसद बता रहा है। क्लास के एक बच्चे ने कहा सर आप लाइफ का मकसद बता रहे हैं, आप हमें बताएं आपकी लाइफ का मकसद क्या है? वो क्लास का टीचर कहता है एक दिन मैंने अमेरिका का सदर बनना है। वो टाइम आया, वो क्लास का टीचर दो बार अमेरिका का सदर बना, बराक ओबामा ने कहा जब उसका मकसद पूरा हो गया, उसका ख्वाब पूरा हो गया, उसने कहा ख्वाब देखने चाहिए ये पूरे होते हैं, ख्वाब देखने चाहिए ये पूरे होते हैं। बेटा आंखें खोल लें। थैंक यू बेटा। ये जो चीज़ आपने सोची है इसको जाकर आप अपने चार्ट पे अपने कमरे में लगा दें और अपने कमरे में लगाने के बाद इसमें मकसद लिख दें। जब आप अपने कमरे में दाखिल हों, जब आप अपने कमरे में दाखिल हों, वो चार्ट में जो मकसद लिखे हुए हैं वो आपकी तरफ ऐसे इशारा करें कि मुझे अचीव करो। वो आपकी तरफ इशारा करें मुझे आप, वो चार्ट आपकी तरफ इशारा करें मुझे आप अचीव करो। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं अगर तेरे आने से इस दुनिया में फ़र्क पड़ा है, अगर तेरे आने से इस दुनिया में फ़र्क पड़ा है, मज़ा इस बात का है जब तुम दुनिया से जाओ एक फ़र्क
फर्क पड़े। लोग ये कहें आज वो जा रहा है जिसने इस वतन अजीज़ के लिए, आज वो जा रहा है जिसने इस वतन अजीज़ के लिए, इस्लाम के लिए सबसे बढ़कर इस दीन के लिए बहुत काम किए हैं। आज वो जा रहा है जिसने बेटियों के लिए, बहनों के लिए सबसे बढ़कर जो देता था लेता नहीं था। आज वो जा रहा है जिसने इंसानियत के लिए बहुत काम किए हैं। जब हमारा जनाजा उठे लोग उस जनाजे को कंधा देने के लिए तरसें। जो देखी हिस्ट्री तो मैंने फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया, जिसे मरना नहीं आया उसे मुझे भाई ये बताना है यस या नो में, पता नहीं स्पीकर ने साथ दिया या नहीं दिया, आप लोगों ने मुझे पता है साथ दिया है। बेटा यस या नो में मैं इतनी दूर से आया हूँ ताकि मेरे यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो जाए। बेटा क्या लाइफ में मकसद होना चाहिए? यहाँ से आवाज़ आ रही है, पीछे पता नहीं सुते हुए हैं जी। बेटा लाइफ में मकसद होना चाहिए? क्या लाइफ में टारगेट होना चाहिए? क्या लाइफ में गोल होना चाहिए? क्या लाइफ में कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए? क्या लाइफ में रिस्पेक्ट करने का जज्बा होना चाहिए? क्या लाइफ में रात को 3-3 बजे उठने का जज्बा होना चाहिए? हमने अपना मकसद पूरा किए बगैर दुनिया से, अपना टारगेट पूरा किए बगैर दुनिया से, आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं। आप उन उम्मीदों को कभी टूटने ना देना। आपके घर वालों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं कि ये बड़े आदमी बनेंगे, लोगों के सहारे बनेंगे। आपने उन उम्मीदों को टूटने जी। बेटा कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी अपनी लाइफ का कोई मकसद, अपनी लाइफ का कोई टारगेट डिज़ाइन किया हो, एक बच्चा वो बताना चाहे कि आज के बाद सर मेरी लाइफ का मकसद ये है। मैंने अभी अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया है कि मैं पुलिस में DPO बनूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये महकमा बहुत खराब है, रिश्वतखोर है। मैं इस महकमे को जितना जल्दी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।